नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान की। जी। ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है। जी। ये तो जैसे हमारे देश को चलाने वाली गाइड बुक है। जी हाँ। बताती है कि भाई सरकार कैसे काम करेंगी और हम नागरिकों के क्या अधिकार हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल। और ये कोई ऐसी वैसी गाइड बुक नहीं है, ये ध्यान रखना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। सबसे लंबा? हाँ, लिखित संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। और ये सिर्फ नियमों का मतलब एक कलेक्शन नहीं है, ये तो हमारे लोकतंत्र, हमारे न्याय, हमारी बराबरी के जो आदर्श है ना, उनका प्रतीक है। तो आज की इस बातचीत में हमारा इरादा यही है बिल्कुल कि इसकी जो मोटी मोटी बातें हैं, जो जरूरी पहलू हैं, उनको थोड़ा आसान भाषा में समझें। हाँ, ताकि सबको, खासकर स्टूडेंट्स को भी ये चीजें पल्ले पड़े। जरूर जरूर। तो कहाँ से शुरू करें इसकी ये खासियतों से? हाँ बिल्कुल। क्या चीज इसे इतना खास बनाती है? हाँ। आपने कहा ये लिखित है। हाँ। और बहुत बड़ा है। मतलब कितने? 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। हाँ, देखिए, लगभग 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। अब सवाल उठता है, इतना बड़ा क्यों? वही तो, क्या जरूरत थी इतनी सारी डिटेल्स की? देखिए, भारत जो है वो विविधताओं से भरा देश है ना? हाँ। अलग अलग भाषाएं, धर्म, इतनी सारी संस्कृतियां, तो सबको साथ लेकर चलना था। अच्छा। और जो पुरानी सामाजिक नाइंसाफियां थीं, उन्हें भी तो दूर करना था। हाँ। इसलिए ये जरूरी हो गया था कि हर छोटे बड़े पहलू पर थोड़े विस्तार से नियम बनाए जाएं। और ये संविधान भारत को एक संप्रभु, मतलब अपने फैसले खुद लेने वाला देश, समाजवादी यानी सबके कल्याण पर जोर देने वाला, धर्मनिरपेक्ष। हाँ, धर्मनिरपेक्ष, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सब धर्मों का बराबर सम्मान, सबको अपने धर्म की आजादी, और लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी जनता का राज, और देश का मुखिया भी चुना हुआ। बिल्कुल, जनता का शासन, चुना हुआ राष्ट्र प्रमुख। और इसमें वो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भी है, पर मैंने सुना है केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है, ऐसा कुछ? हाँ, इसमें देखिए, संघीय और एकात्मक यानी फेडरल और यूनिटरी दोनों सिस्टम्स के तत्व हैं, मिला जुला रूप है। अच्छा। जरूरत के हिसाब से शक्तियां बांटी गई हैं राज्यों और केंद्र के बीच, लेकिन हाँ, देश की एकता और अखंडता के लिए केंद्र को कुछ मामलों में ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। ठीक है। और एक और बात, ये संविधान कुछ हद तक लचीला भी है, मतलब समय के साथ बदला जा सकता है, पर इसका जो मूल ढांचा है ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो बहुत मजबूत है। उसे बदलना आसान नहीं। ये बड़ा अच्छा संतुलन है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये हम नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है और उनकी रक्षा के लिए एक आजाद न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की गारंटी भी। अच्छा, चलिए तो फिर इसके मुख्य हिस्सों पे आते हैं। हाँ। जैसे शुरुआत होती है प्रस्तावना से, प्रिएम्बल जिसे कहते हैं, वो क्या चीज है? प्रस्तावना आप समझिए संविधान का सार है, उसका आईना है, या उसका परिचय कह सकते हैं। ये उन बड़े आदर्शों को सामने रखती है जिन पर हमारा पूरा संविधान और देश टिका है, जैसे सबके लिए न्याय, सोचने बोलने की आज़ादी, बराबरी, समानता। हाँ, समानता, चाहे वो दर्जे की हो या मौके की। और हम सब भारत के लोगों में भाईचारा, बंधुत्व, ये वो दिशा है, वो लक्ष्य है जिधर देश को आगे बढ़ना है। ठीक है। इसके बाद आता है भाग 3, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये कितने जरूरी हम सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए? अरे ये तो बेहद जरूरी है। मतलब ये वो अधिकार हैं जो हर एक नागरिक को मिले हैं। हाँ। बिना किसी भेदभाव के। ये बुनियादी गारंटियां हैं। जैसे? कुछ उदाहरण देंगे? बिल्कुल। जैसे कानून के सामने सब बराबर है, समानता का अधिकार, हमें बोलने की आजादी है, कहीं भी आने जाने की, कोई भी शांतिपूर्ण सभा करने की, कोई भी पेशा अपनाने की आजादी है, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ अधिकार है, अपना धर्म मानने, उसका प्रचार करने की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। मतलब है कि अगर सरकार या कोई और आपके इन मौलिक अधिकारों को छीनता है या उनका उल्लंघन करता है, तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए। ये बहुत बड़ी शक्ति है नागरिक के हाथ में। ये तो हुए नागरिकों के अधिकार, लेकिन सरकार के लिए भी तो कुछ दिशा निर्देश होंगे। हाँ बिल्कुल, उसके लिए है राज्य नीति के निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भाग 4 में है। ये क्या करते हैं? ये एक तरह से सरकार के लिए गाइडलाइंस हैं, सिफारिशें हैं कि जब भी सरकार कोई कानून बनाएगी या कोई नीति लागू करेगी तो इन बातों का ध्यान रखेगी। अच्छा। जैसे कि सामाजिक और आर्थिक न्याय कैसे लाया जाए, लोगों का कल्याण कैसे हो, आमदनी की असमानता कैसे कम हो,
ग्राम पंचायतों का गठन हो, पर्यावरण की रक्षा हो, ऐसी बहुत सी बातें। लेकिन ये कोर्ट में लागू नहीं कराए जा सकते हैं ना? नहीं जा सकते हैं। लेकिन फिर भी देश को चलाने के लिए, एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए इनका महत्व बहुत ज्यादा है। सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो इन्हें ध्यान में रखें। ठीक है। और फिर आते हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये तो बाद में जोड़े गए थे। जी हाँ, ये मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन से जोड़ा गया, भाग IVA में। अधिकारों के साथ कर्तव्य क्यों? देखिए, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना? अगर हमें अधिकार मिले हैं तो देश और समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं। ये कर्तव्य हमें वही याद दिलाते हैं, जैसे संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का आदर करना, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना। हाँ, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर रहना, ये सब। जैसे स्कूल में हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, तो बदले में हमसे उम्मीद की जाती है कि हम स्कूल के नियमों का पालन करें, साफ सफाई रखें, है ना? बिल्कुल। तो ये सब जानना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, ये एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए जरूरी है। निश्चित रूप से। आप इसे सिर्फ अकादमिक विषय मत समझिए। ये संविधान ही हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है, उसकी रीढ़ है। यही हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। इसी के आधार पर समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, उन्हें आरक्षण जैसी विशेष व्यवस्थाओं के जरिए बराबरी पर लाने की कोशिश की जाती है। ये पूरे देश को एक साथ जोड़ता है और देश के विकास की दिशा भी तय करता है। बिल्कुल। ये हमें बताता है कि एक राष्ट्र के तौर पर हमारे लक्ष्य क्या हैं, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। संविधान में और भी बहुत कुछ है, जैसे नागरिकता कैसे मिलेगी, केंद्र और राज्यों के संबंध कैसे होंगे, इमरजेंसी लगने पर क्या होगा, फिर वो पंचायतों और नगर पालिकाओं वाली स्थानीय सरकारें। जी हाँ, बहुत सारे प्रावधान हैं। नागरिकता, केंद्र राज्य संबंध, आपातकालीन प्रावधान, चुनाव आयोग, न्यायपालिका और स्थानीय स्वशासन यानी पंचायतें और नगरपालिकाएं, जिससे लोकतंत्र जमीनी स्तर तक पहुंचे। और वो बदलाव वाला अनुच्छेद? हाँ, अनुच्छेद 368, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि संविधान में संशोधन यानी बदलाव कैसे किया जा सकता है। इसी की वजह से हमारा संविधान समय और समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल पाया है। कितने बदलाव हो चुके हैं अब तक? 100 से ज्यादा, 106 संशोधन हो चुके हैं अब तक। ये दिखाता है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। पर क्या इसमें कोई कमियां या चुनौतियां भी हैं? सब कुछ एकदम सही है? देखिए, चुनौतियां तो हैं, कोई भी व्यवस्था परफेक्ट नहीं होती। एक तो जैसा हमने कहा, ये बहुत विस्तृत और जटिल है। इसकी भाषा कई बार आम आदमी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये तो है। दूसरे जो निदेशक तत्व हैं, जिनमें इतनी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, जैसे समान नागरिक संहिता या सबको काम का अधिकार, वो अभी तक पूरी तरह से जमीन पर नहीं उतर पाए हैं। उन्हें लागू करना एक चुनौती है। और सामाजिक बराबरी? हाँ, कानूनी बराबरी तो है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी अब भी हमारे समाज की एक बड़ी सच्चाई है। उसे पूरी तरह से खत्म करना एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, जिसमें संविधान को लागू करने में और ज्यादा प्रयास की जरूरत है। तो अगर हम आज की बात को समेटें, तो भारतीय संविधान वाकई एक असाधारण दस्तावेज है। ये हमारे देश की नींव है। सही कहा। ये न सिर्फ सरकार चलाने का पूरा ढांचा तय करता है, बल्कि हम नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य भी बताता है। बिल्कुल। और इसीलिए इसे समझना, इसके बारे में जानना हर जागरूक नागरिक के लिए, खास तौर पर आज के युवाओं और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी है। ये हमें अधिकार देता है तो साथ ही जिम्मेदार भी बनाता है। और यहीं पे मैं एक सवाल सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा सबके लिए। हम नागरिक के तौर पर अपने इन संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के बीच वो सही तालमेल, वो संतुलन कैसे बना सकते हैं, जिससे हमारा लोकतंत्र और भी ज्यादा मजबूत हो और ज्यादा सार्थक बने। वाकई ये एक बहुत अहम सवाल है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस बेहतरीन और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।